इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कैबिनेट ने जनगणना 2027 को मंजूरी दे दी है। जनगणना के लिए 11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है। वहीं अश्विनी वैष्णव, जो कि पहली बार डिजिटल जनगणना पहला चरण अप्रैल और सितंबर 2026 में होगा, वहीं दूसरा चरण जो है 2027 में होगा। तो आपको बता दें, 2 चरणों में ये पूरा जनगणना होने वाला है। जनगणना में 30 लाख कर्मचारी जो है वो लगाए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें, इसमें जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मंजूर किया गया है। वहीं इस तरह से सरकार ने देशव्यापी जनगणना की तैयारियों के लिए ये बड़ा वित्तीय आवंटन किया है। आपको बता दें, दूसरा फैसला जो लिया गया है वो कोयला लिंकिंग नीति में बड़ा सुधार को लेकर किया गया है। इसके लिए कोल सेतु को मंजूरी दे दी गई है। ये कोयला आपूर्ति और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई नीति लागू करने का भी फैसला है। वहीं अगर तीसरे फैसले की बात की जाए तो तीसरे फैसले में कोपरा 2026 सीजन के लिए एमएसपी पर नीतिगत अनुमति, जो कि नारियल किसानों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनगणना 2027 की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी अभ्यास होगा। जनगणना 2027 अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। और क्या कुछ कहा अश्विनी वैष्णव ने, चलिए आपको सुनाते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि सेंसस देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसके माध्यम से देश के बारे में, देश की जनसंख्या के बारे में हर एक जानकारी जो चाहिए होती है वो इसके माध्यम से मिलती है। पिछला सेंसस हुआ था 2011 में। 2021 में कोविड का पीरियड था, इसके कारण हो नहीं पाया, और अब अगला 2027 में होगा। और विश्व में भारत का सेंसस इट्स कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज इन द एंटायर वर्ल्ड। इतना मैसिव एक्सरसाइज है ये, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। बहुत वेल प्लान्ड तरीके से इसको किया जाएगा एंड लॉट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड इन सेंसस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। इंडिगो संकट के बीच अब इंडिगो ने ऑपरेशनल गड़बड़ी की जांच के लिए एक्सपर्ट टीम बनाई है। इंडिगो ने ऑपरेशन गड़बड़ी की जांच के लिए एक्सपर्ट टीम नियुक्त की है। इंडिगो के बोर्ड ने चीफ एविएशन एडवाइजर एलएलसी को जांच की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें, इस टीम का नेतृत्व कैप्टन जॉन एल्सन करेंगे, जिनके पास एफएए, आईसीएओ और आईएटीए और इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में 40 से अधिक साल का अनुभव है। आपको बता दें, ये टीम हाल की ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन की वजहों को स्वतंत्र और विशेषज्ञ जांच करेगी। जांच का उद्देश्य जो है वो ऑपरेशन में हुई गड़बड़ी की मुख्य कारणों को पहचान करना है। आपको बता दें, इसी के लिए इंडिगो ने गड़बड़ी की जांच के लिए इस एक्सपर्ट टीम को बनाई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर महाराजगंज से है, जहां बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी नेतृत्व में बड़ा बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें, अगला प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समुदाय से लाए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। महाराजगंज से 7 बार सांसद और केंद्र में वित्त राज्य मंत्री और पार्टी के प्रमुख कुर्मी चेहरे पंकज चौधरी को संगठन की कमान सौंपने का निर्णय शीर्ष नेतृत्व ने लगभग तय कर लिया है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बरेली से है, जहां एक अदालत ने बरेली दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा और नदीम खान को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत देकर और अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें, अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता महेश सिंह यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला की अदालत में जमानत आवेदन दायर किया था। हालांकि इस जमानत के बाद भी रजा जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उन पर 6 अन्य मामलों में जमानत लंबित है। उन्होंने बताया कि अदालत ने गुरुवार को सशर्त जमानत देते हुए उस फैसले में कहा था कि आरोपी जांच अधिकारी की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ सकेंगे। यदि आरोपी जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो जांच अधिकारी को उनकी जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में आवेदन करने का भी अधिकार होगा। तो आपको बता दें, 1-1 लाख रुपए के मुचलके के आधार पर उन्हें जमानत दे दी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर राजनांदगांव से है, जहां नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, हाल ही में बकरकट्टा क्षेत्र में दर्जनों नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद उनसे पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पूछताछ के आधार पर सुरक्षा बलों ने लमरा जंगल में 2 स्थानों से भारी मात्रा में नक्सली डंप सामग्री बरामद की है। इस दौरान पुलिस को इंसास LMG राइफल, 303 राइफल, 12 बोन गन और BZL और वर्दी कपड़े के साथ ही मेडिकल सामग्री और नक्सली साहित्य के साथ ही अन्य सामग्रियां भी मिले। सुरक्षा बलों ने इस अभियान के तहत नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखी गई सामग्री को मिट्टी के नीचे से निकालकर बरामद किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां श्री रायपुर सीमेंट संयंत्र में मजदूरों की नाराजगी अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। आपको बता दें, 1300 श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम भुगतान और पदोन्नति जैसे बुनियादी अधिकारों की अनदेखी को लेकर पिछले 36 घंटे से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधन ने पहले लिखित आश्वासन देकर वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इसके बाद मजदूरों ने संयंत्र पर पुलिस और अधिकारियों के साथ मिलकर दमनकारी नीतियों का आरोप लगाया है। कुछ श्रमिकों की गिरफ्तारी के बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, लेकिन उन्हें देर रात छोड़ दिया गया। मजदूरों की मांगों पर संयंत्र प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। वहीं संयंत्र के अधिकारियों ने इस पर कोई जवाब भी नहीं दिया है। आपको बता दें, इस आंदोलन को कांग्रेसी नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने समर्थन दिया है और आंदोलनकारी मजदूरों के साथ खड़े होने का भी संकल्प किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर दुर्ग से है, जहां जिले के ग्राम अंडा में किसानों का धान खरीदी केंद्र पर एक कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जहां 26 दिन बाद भी किसान टोकन लिए चक्कर काटने को मजबूर हैं। राज्य सरकार भले ही धान खरीदी को सुगम बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। यहां किसानों ने बताया कि कई बोरे में मानक मात्रा से अधिक धान पाया गया है। वहीं कुछ किसानों को खुद अपने धान को उठाकर तौलने की मजबूरी झेलनी पड़ी। समिति के कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई है, जैसे कि फटे हुए बोरे में धान भरने से कई किलो धान जमीन पर गिरा। तौल के लिए रखे गए 5 तराजू भी अंतर पाया गया है, लेकिन इसकी जांच समिति ने नहीं की है। इसके अलावा ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने में भी कई समस्याएं सामने आ रही है, क्योंकि सीमित संख्या में टोकन उपलब्ध हो रहे हैं। किसानों ने इस व्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी जताई है। भैया, समस्या तो बहुत है। ये ऑनलाइन टोकन का जो निकला हुआ है, ये कम से कम 4 से 5 साल हो गए, लेकिन जो तकलीफ, जो दिक्कत अभी हुआ है, वो कभी पहले नहीं हुआ था। मेरा जैसे 8 क्विंटल का मेरे को काटना है, आज महीना भर हो गया, काट नहीं पा रहा हूँ। जैसे ओपन भी होता है, 6 क्विंटल 6.5 क्विंटल दिखाता है, लेकिन जैसे मैं उसको ओके करने जाता हूँ तब तक खत्म हो जाता है। मतलब 2 मिनट 3 मिनट में भर जाता है, खत्म हो जाता है। तो मेरा वही गुजारिश है सरकार से कि
लिमिट को बढ़ाए थोड़ा, ताकि छोटा किसान जो है वो अपना काट सके। सर अभी तो ऐसा है कि ऑफलाइन टोकन कट नहीं रहा है यहाँ पास। अभी बहुत दिन से अपना क्रेडिट कार्ड जमा किए हुए थे। मेरा तो पर्ची क्या है पहले नंबर पे जमा था यहाँ वर्तमान में, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पास जैसे रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है उसमें तो मेरा बिल्कुल नाम है ही नहीं, जबकि मेरा जैसे मैं पर्ची जमा की हूँ क्रेडिट कार्ड वो पहले दिन से मेरा जमा था, उसके बाद में मेरा वहाँ पास नाम नहीं दिख रहा है। जब मैं पूछा मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ है तो हमको नहीं पता, वहाँ पास लगा हम अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी नहीं जमा करवा रहे हैं बोलते हैं। तो बताओ ना किसके जिम्मेदारी से जमा करें? भाई टोकन यहाँ जब कट रहा है तभी तो भाई हम जमा कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर टोकन जब कट रहा है तो किसानों को सूचित करना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड यहाँ जमा करे। मैं अवधि कराना चाहिए कोतवाल के पास, वो नहीं हो रहा है, वो यहाँ नहीं हो रहा है। किसी तरह की किसान मन के समस्या तो बहुत ज्यादा विकट है इस टाइम। जो आज किसान मन ला भले ही ये लगा तो ही कि आज सरकार जो भी धान खरीदी करत है वो व्यवस्था सुचारू रूप से काबा नहीं चला, लेकिन ये किसान के मन से कि किसान के धान ला खरीदे बर कोताही करना है। आज ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिखा थे। हमन लगातार अभी दौरा करत हन, हमारे जिला अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष जो है राकेश ठाकुर भी एक साथ भी, तो हर सोसाइटी में यही शिकायत है, जिससे आज अंडम भी है। हर जगह के किसान ला तकलीफ है। दुर्ग जिला के जतका भी किसान है उसने प्रदेश के पूरा किसान ला तकलीफ है। और हमन जब बात करथन तो लिमिट के बारे में बात करथन तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन चलत है। 70% जो ऑफलाइन ऑनलाइन है, नहीं ऑफलाइन 30% है और 70% ऑनलाइन है। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारा अभी तक के समझ में नहीं आते। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सूरजपुर से है, जहां ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवनगर में बच्चों को गर्म कपड़े उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता संजय कुमार कश्यप के मार्गदर्शन और सभी शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से किया गया। स्वेटर प्राप्त करते हुए बच्चों के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई और विद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल बन गया। वरिष्ठ व्याख्याता योगिता शर्मा ने बताया कि कई छात्र छात्राएं आर्थिक स्थिति के कारण गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते थे। इस पहल से उन्हें ठंड से राहत मिलेगी और बच्चों में समानता बनी रहेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में धर्मेंद्र कुमार बरेट, प्रेमदास गुप्ता, भृगुनाथ राम और अन्य शिक्षकों का विशेष योगदान रहा। हमारे विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा, विशेषकर पूरे सर के द्वारा एक बहुत अच्छा पहल किया गया। ठंड को देखते हुए जो बहुत ही निर्धन बच्चे थे विद्यालय के, जिनके माता पिता मतलब गर्म वस्त्र बच्चों को दे नहीं पा रहे थे, उनके लिए व्यवस्था किया गया स्वेटर की, जैकेट्स की। और कल बच्चे पा करके बहुत खुश हुए और बच्चों में बहुत हर्ष है और लगन से पढ़ेंगे। उनके माता पिता को भी खुशी है कि एक पेरेंट्स विद्यालय में भी है जो हमारे बच्चों की बहुत देख रेख करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत खुश हैं, हमको बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत छोटा सा ही प्रयास है लेकिन बहुत अच्छा प्रयास किया गया। पिछले विगत कई वर्षों से हम लोग ये देख रहे थे कि कुछ बच्चे हमारे दूर दराज से आते हैं और उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, और लेकिन उसके बारे में हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने इसे सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ओर से जो भी कुछ कर सकूं उसका प्रारंभ करूं। लेकिन बीच में हमारे स्टाफ के साथी इसमें मिलते गए, जुड़ते गए और सब ने आगे बढ़कर अपना सहयोग किया। इस तरह से हम लोग एक छोटा सा पहल जो इस साल ये स्वेटर वितरण के रूप में प्रारंभ किए हैं, और हमारे साथी और पूरे विद्यालय परिवार ये निर्णय कर चुका है लगभग कि अब जब भी ऐसा कुछ अवसर आएगा तो कुछ भी सहयोग अगर बच्चों के लिए हमसे हो पाएगा तो बिल्कुल उसमें करेंगे। पहल जो है हम लोग पहली बार किए हैं और ये मार्गदर्शक हमारे संजय कश्यप सर जी थे हैं, मतलब वो अभी प्रशिक्षण में गए हैं और सबके सहयोग से ये संभव हो पाया है। और भविष्य में हम लोग ऐसा कार्य फिर से करेंगे और कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मैं आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मेरे घर वाले स्वेटर नहीं ले पा रहे थे, तो हमारे विद्यालय के शिक्षक ने मिलकर हमें स्वेटर वितरण किया, जिससे हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं रायपुर, जहां सीएम साय जो हैं वो लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। और ऐसे विकास के बाधक नक्सलवाद आज अगर अंतिम सांस ले थे हमारे छत्तीसगढ़ में, आज अगर नक्सलवाद के कमर टूटा थे, तो मैं बहुत बड़े अहम भूमिका आप मन के विधायक के और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री के है। मैं चाहूं कि आप मन के विधायक के एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करो। हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री जो पूरे प्रदेश में अच्छा स्वास्थ्य के व्यवस्था करत है। कभी कभी रायपुर के अंदर में लोअर और टी शर्ट में निकल जाते सवेरे सवेरे अस्पताल के निरीक्षण करे बर। ऐसे आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो दूसरी बार सांसद बनी है, ऐसे आदरणीय संतोष पांडे जी, और पंडरिया के लोकप्रिय विधायक जोनला उत्कृष्ट विधायक के सम्मान मिले हैं, ऐसे श्रीमती भावना बोहरा जी, क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सियाराम साहू जी, पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी, और मंच में विराजमान सबो हमार महानुभाव गण, हमार नेतागण, मैं क्षमा चाहूं उमन के नाम नहीं ले पाता हूं, चूंकि समय के एक मर्यादा है, हमारा वापस भी जाना है। और ये क्षेत्र के आईजी, यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, और आज के ये समारोह में इस क्षेत्र के भारी संख्या में उपस्थित हमार सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और मीडिया के साथी भाई मन, आज हमारे सरकार के 2 साल पूरा होते। एक बाद में हमारा शाम के प्रेस वार्ता भी रायपुर में करना है, तो मैं आप सबला छत्तीसगढ़ में अभी सरकार के 2 साल पूरा हुए के बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 साल भी पूरा होते और हमन रजत जयंती महोत्सव हमन मनाथन, तो रजत जयंती महोत्सव के भी आप मन ला शुभकामना। आप सबला मालूम है कि 1 नवंबर हमारे प्रदेश के स्थापना दिवस, वो दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में रहीन, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे रायपुर में रहीन, और वो दिन हमारे नया जो विधानसभा भवन बन के तैयार है ओकर भी लोकार्पण करीन, और एक ट्राइबल म्यूजियम बहुत अच्छा बने हैं। आप मन से मैं आग्रह करूंगी कभी रायपुर जाके वाला समय निकाल के देखना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय समाज के जो महापुरुष हुए, जो अंग्रेज मन के साथ में लड़ाई लड़ीन, ऐसे 14 ठन क्रांति हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हुई, और ओकर सचित्र चित्रण ये ट्राइबल म्यूजियम में पूरा डिजिटल म्यूजियम है। आपन वहां बटन दबाया तो पूरा महापुरुष के विषय में भी और वो क्रांति के विषय में भी सब पूरा जानकारी मिली। तो आप मन से मैं आग्रह करूं कि कभी अवश्य वो ट्राइबल म्यूजियम ला देखना चाहिए। तो कर भी शुभारंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करीन और राज्योत्सव के भी शुभारंभ करीन। तो ऐसे 25वां साल हमारे प्रदेश के निर्माण के होते और हमन उत्सव हमन मनाथन, और ये 25 साल में बहुत विकास हुए है। आज वो सबला हमन बताए बर न्याय हन।
तो कबीरधाम से सीएम साई को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लैथफलांग ने मैनपाट का दौरा किया है और बॉक्साइट खदान से प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मैनपाट के पर्यावरणीय संकट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैनपाट में अब हरियाली नहीं दिख रही। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में शिमला की तरह मैनपाट का नाम भी गायब हो सकता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि बॉक्साइट खदान के खुलने से गरीबों के जल, जंगल, जमीन पर संकट बढ़ेगा और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। ये सिर्फ मैनपाट की बात नहीं है, पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात है। चाहे वो तमनार की बात हो, चाहे वो अमेरा खदान की बात हो, चाहे वो मैनपाट की बात हो, पूरे प्रदेश में पूंजीपतियों को जमीन बेचा जा रहा है और लोगों से उनका जल, जंगल, जमीन छीना जा रहा है। चाहे वो आदिवासी समाज के हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, उनके लिए जल, जंगल, जमीन उनका आन बान और शान होता है। पर यहाँ पर उनसे ये सब छीना जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से छीना जा रहा है। ग्राम सभा से प्रस्ताव पास नहीं करा के अवैध तरीके से ये लोग दूसरे लोगों से, बाहरी लोगों से पास करा रहे हैं ताकि कोरम पूरा हो। और हम चाहते हैं कि ये सरकार, जहाँ पे एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, कम से कम आदिवासियों के हित में तो बोले। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सुकमा जिले से है, जहां सीमे से सटे अलूरी सीताराम राजू जिले के चिंतूर घाट रोड पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, चित्तूर से भद्राचलम और अन्नावरम मंदिर दर्शन के लिए निकली साई विघ्नेश प्राइवेट ट्रक की बस घाट पर नियंत्रण खो बैठी और गहरी घाटी में गिर गई। बस में कुल 37 यात्री थे, जिनमें से 2 ड्राइवर भी शामिल थे। आपको बता दें, शुरुआती अपडेट में घटनास्थल पर 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि गंभीर घायलों को तत्काल चिंतूर एरिया हॉस्पिटल ले जाया गया। अधिकृत जानकारी के मुताबिक बस शनिवार रात चित्तूर से रवाना हुई थी और कोटप्पा कोंडा और अराकू वैलू होते हुए यात्रियों ने भद्राचलम राम मंदिर के दर्शन किए थे। वापसी के दौरान तल्लावड़ी के पास शाम करीब 4 बजे बस का संतुलन बिगड़ा और वो गहरी घाटी में जाकर गिर गया। हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।